मिथाइल हैलाइड से मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एल्केन्स कैसे बनाते हैं, और मैंने कहा था इसका जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो ZnH2 रहता है। तो हम इस मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। तो इसमें मैंने तुम्हें सिखाया था कि भाई जो HCl है, बेसिकली हमें यहाँ एसिड चाहिए, तो एसिड का काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। तो HCl H+ डोनेट करेगा और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी Cl नेगेटिव। ठीक, तो एसिड ने अपना काम कर दिया। फिर हमने मेटल लिया था, तो मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखे, जो हेलोजन होता है वो लालची होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको, तो वो फटाफट ये बॉन्ड तोड़ देता है होमोलिटिकली, और क्या बनता है, R फ्री रेडिकल प्लस X फ्री रेडिकल। X फ्री रेडिकल फटाफट ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और X नेगेटिव बना देता है। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है R फ्री रेडिकल, फिर ये जो R नेगेटिव बना ये H+ के साथ कंबाइन कर जाता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है RH। और सिमिलरली जो जिंक आयन है वो हलाइड आयन से कंबाइन करते हैं ZnH2 बनाने के लिए। कोई डाउट? देखो, अगर समझ के करोगे ना तो मतलब कभी भी तुमसे कोई मैकेनिज्म पूछ लेना तो तुम बड़े आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। अगर रट्टा लगाओगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। ठीक, तो अच्छा है कि तुम लोग समझ के याद करने की कोशिश करो, ना कि मतलब बिना समझे बस रट्टा लगाने की कोशिश। रट्टा लगाओगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। जिया, और कोई डाउट इसमें? समझ आया है या नहीं? यस सर, आ गया समझ। और किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? अर्शिया, आर्यन, दिव्यांश, आदित्य, निहारिका? नहीं सर, कल के काम में कोई डाउट नहीं है। नो डाउट सर। फाइंड द प्रोडक्ट्स। इसका प्रोडक्ट बताओ, क्या प्रोडक्ट रहेगा? ये नीचे IPR, आइसोप्रोपाइल, याद आया? तो याद तो आया, एटलीस्ट पी तो ठीक से लिखो, ऐसा कोई डॉट्स हमारा। ओहो, क्या करें, आज पहली क्लास ही लगा रहा हूँ आज सुबह से। आज सुबह से पेन हाथ में नहीं आया, तो जब एक बार पेन दोबारा से नया नया हाथ में आता है ना तो हाँ, अगर आप पहली क्लास ले तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में। हाँ वही चीज, क्योंकि नॉर्मल पेन तो है नहीं। मार्कर्स में भी इवन ऐसे ही होता है, जब पहले ही क्लास होती है दिन में तो थोड़ी सी राइटिंग स्टार्टिंग में 15-20 मिनट बेकार सी आती है, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। बताओ भैया, आंसर बताओ, क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी? जिया, इस रिएक्शन का नाम क्या था? जिया, यस सर। इस रिएक्शन का नाम क्या था? सर इसका निहारिका, क्या नाम था इस रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, नाम पूछ रहा हूँ, बाय नेम। रचित? सर Sabatier-Sanderson's रिडक्शन रिएक्शन। शाबाश, देख लिया इतनी जल्दी।
इतनी जल्दी तो Yes. कहो कि 15-20 मिनट तो ही 15 मिनट 15-20 सेकंड में दिख जाता है ना, आसपास ही है पेजेस। याद थोड़ी हो जाएगा इतना बड़ा नाम। वो तो है ही, देखो मैं समझता हूँ। चलो अब फिर प्रोडक्ट भी बताई दो रचित। जब नाम पता है तो काम भी पता होगा कि क्या होता है इस सेक्शन का। सर 1 मिनट बताता हूँ। कन्वी तो मेरा बन तो गया स्ट्रक्चर, मेरे को नाम समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। नाम छोड़ो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, कोई बात अच्छा फोटो मैं आपको भेज देती हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें ड्राइंग का अलाउ कर देता हूँ, ड्राइंग कर दो, वो कर सकते हो। सर मैं आपको अभी फोटो ही भेज देती हूँ, ड्रॉ ढंग से होगा नहीं मुझसे। सर थ्रियो बता और दो कैसे होते थे। हाँ, थ्रियो बता दो कैसे होते थे। ओहो, अगर ऐसे ही चलता रहा, देखो यही तो दिक्कत है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जो बेसिक्स मैं एक बार करा रहा हूँ, एंडिंग तक तुम्हें याद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हर एक रिएक्शन में मुझे समझाना पड़े कि ये ऐसे ऐसे होता था। सर लास्ट वाली क्लास में आपने इराइथो बता दिया था, थ्रियो नहीं बताया था। थ्रियो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि फिर अगर इराइथो मैंने समझा दी तो थ्रियो तुम घर से पढ़ के आओ। भेज दिया। अरे ऐसे नहीं मैंने बोला, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दिया तन्वी, स्टीरियो केमिस्ट्री। ये तो मतलब मुझे भी पता है कि डबल बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों साइड हाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। यस सर। ये तो देखो सिंपल सा है कि भाई डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाना है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा ही देते हैं। लेकिन स्टीरियो तो केमिस्ट्री क्या पिछले रहेगी? नहीं किया था। हाँ, पिछली बार भी जब हमने स्टीरियो केमिस्ट्री की थी तो हमने स्ट्रक्चर ही तो बनाए थे। तो हमने बेंजीन का कुछ दिया था, बेंजीन तो नहीं था तब वो मैंने मतलब। वहां पे ये कराया था कि भाई अगर ट्रांस एल्कीन है थ्रियो बनता है। उसमें सिन एडिशन कराते हो हम्म। तो थ्रियो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो थ्रियो का ही तो स्ट्रक्चर बनाया मैंने। ये थ्रियो नहीं है, थ्रियो इराइथो हमेशा फिशर प्रोजेक्शन में दिखाए जाते हैं। फिशर प्रोजेक्शन मतलब इस तरह से। ओके सर सॉरी। ये होता है सर ये फिशर सीबीएस प्रोजेक्शन। नहीं, ये सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई में तो बस ये है। ठीक, यस सर, हाँ यही। तो इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, जो हम बनाते हैं ना ऐसे ऐसे। ओहो, चार्जर खत्म। तो इसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। जो हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, अब थ्रियो में क्या था, जो सेम ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। अब और सेम ग्रुप कौन सा है? CH3। एक CH3 यहाँ लगा देता हूँ, एक CH3 यहाँ लगा देता हूँ, सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड चले गए। अब बचा क्या? एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप बचा और एक ET बचा, इथाइल ग्रुप। तो एक तो ये बनेगा, अगर ये बन सकता है तो दूसरे की भी इक्वली प्रोबेबिलिटी है। मतलब CH3 यहाँ रहे, एक CH3 यहाँ रहे, एक H यहाँ रहे तो एक H यहाँ रहे, आइसोप्रोपाइल एंड इथाइल, ये भी इक्वली प्रोबेबल है। तो ये दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल रहेंगे। ये काम हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। कोई डाउट? नो सर अब समझ आ गया। और इनके बीच तो ये रिलेशन क्या है? देयर आर पेयर ऑफ इनाइशियम्स। बोलो आदित्य, क्या डाउट है? सर ये इथाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ये चेंज नहीं हो सकते? तुम इथाइल ऊपर लगा सकते हो, आइसोप्रोपाइल नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बनेगा फिर भी। नहीं तो बीच में जैसे कि कैसे मतलब? जैसे ये दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हो गए तो फिर एक में दो में अगले दो में इथाइल ऊपर और आइसोप्रोपाइल नीचे। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर तुम स्टीयरिंग की तरह रोटेट करोगे एक तरह से, तो वो सेम ही रहेगा। दो ही बनते हैं इस तरह के, जो सेम ग्रुप्स हैं उसको ऑपोजिट साइड पे रखो
फिर तुम्हारी मर्जी है आइसोप्रोपाइल नीचे करना है या इथाइल ऊपर करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। मैंने इसको कार्बन नंबर 1 लेके चला है, तो कार्बन नंबर 1 के हिसाब से लगाया है। इसको मैंने कार्बन नंबर 2 लेके चला है, तो कार्बन नंबर 2 के हिसाब से जो जो उस पर ग्रुप्स लगे थे वो लगाए हैं। सिमिलरली हियर, ठीक। एक बार जो फिक्स कर दिया, फिर यहाँ वाले चेंज नहीं कर सकते तुम, यहाँ वाले कर सकते हो। अच्छा ठीक है। और किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर, जो बोलो आपने तुम। वो वाला स्ट्रक्चर बनाया था थोड़ा एक्सपैंडेड वाला, वो गलत नहीं हो गया क्यों? सर? क्योंकि अगर 3O बनेगा तो ग्रुप्स तो डिफरेंट साइड्स पे होना चाहिए, तो मतलब हाइड्रोजन भी तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। तो कहने को तो ये एडिशन हमारी सिन है, दोनों यस सर, हाइड्रोजन तो सेम साइड। ट्रांस में इसकी एडिशन हो रही है ना। 3O इराइथो इसमें दिखाते हैं, वो कभी भी इसमें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन यहाँ नीचे भी लगा देता तब भी मैं नहीं कह सकता था कि वो 3O बना। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी दिखाओ। तुम्हारे वाला स्ट्रक्चर भी सही था, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो मेन दिक्कतें हैं वो जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रॉपर दिखाते हैं इनमें तब आती ओके सर। है, ठीक। इस वाले में तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी शो करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का कोई डाउट? आज कौन कौन नहीं आया? धनिष्ठा नहीं आई, यशिका नहीं आई। सर वो तो आने वाली है, कहीं गई हुई थी। ठीक है, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तुम्हारी क्लास से पहले, तभी आई लेट हो गया था आईडी भेजते भेजते। जिस दिन मैं आईडी भेजते भेजते लेट हो जाऊं तो पहले मैं मैसेज करने लगा था कि शायद 10-15 मिनट लेट हो जाऊंगा, लेकिन टाइम पे आ गया तो क्लास लगा दी एकदम। तो हमारे साथ ही ऐसा होता है कि आप हमेशा टाइम पे आ जाते हो और आप छुट्टी करते करते नहीं करते। अरे मैं कर ही नहीं सकता, मैं तुम्हें अभी तो एक्सप्लेन किया कि हफ्ते में 3 ही तो क्लासेस है मेरे पास, तो वो उनमें से भी एक्सप्लेनेशन तो अलग मेरे क्लास को लेनी। समझ आ गई, बट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो हमारे साथ ही ऐसा होता है कि आप टाइम पे आ जाते हो पता नहीं कैसे, और अचानक से छुट्टी करते करते आप रुक जाते हो, रीजन चाहे जो भी हो, रुक तो नहीं, जाते हो ऐसी ना। बात नहीं है, देखो कई बार पता नहीं चलता। अब देखो पिछले हफ्ते या उससे पहले कितनी बार हुआ कि टाइमिंग इधर उधर, तो मेरा शेड्यूल का कुछ फाइनल नहीं है कि मुझे कब क्या काम पड़ता है या कैसे कब कहीं जाना पड़ जाए, तो मेरा शेड्यूल मतलब कुछ फिक्स सा नहीं है। तो ये भी तुम्हारी क्लासेस के कारण थोड़ा सा फिक्स हो जाता है कि उस टाइम पे आपको अवेलेबल रहना है। लेकिन कई दिन या कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अवेलेबल नहीं रह पाता। अब जैसे जनवरी में मेरी कजन की शादी है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो टाइमिंग्स कभी कभी, तो वो चीज है, देखते हैं करें आगे काम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? कितने भाई बहन है? नो डाउट। कजन 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 तो बहुत सारे हैं। मेरी मतलब रियल शादी सिस्टर एक ही थी जिसकी शादी हुई। इसी टाइम आ रही है शादियां, हमेशा आती हैं? नहीं बस इसी टाइम। अरे शादी सबका, हम सबकी ना एज लगभग बराबर से ही थी, ज्यादा फर्क नहीं था, तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम से लग रहा है कि शादियां आ रही है ऐसे इसका। ओके। तो वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल, ये भी है। पैसा कम लगेगा। हाँ पैसे कम लगेंगे लॉकडाउन की वजह से, कम बंदे आएंगे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, 200 बंदे आराम से आते हैं आज की डेट में। 200 अब जो है अगला फंक्शन, उसमें तकरीबन तकरीबन 400 बंदों का अरेंजमेंट। अगर 200 है तो, अगर ऑफिशियली 200 है तो तुम 400 कर सकते हो, अगर तो ऑफिशियली 100 है तो तुम 200 कर सकते पहले तो पूरी जनता आ जाती थी। हो। अब भी लाइक तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको बुलाना चाहते हो, ये दिमाग में रखना। तब बिन बुलाए मेहमान भी बहुत होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिन बुलाए मेहमान का एग्जाम्पल तो एक्सकॉन में है ही। कौन है? अपने भाई से पूछ के देखना इस कहानी के बारे में, आप कि ही सर बता ने दो। बोला कि बिन बुलाए मेहमान शादी में, वो आप तुम्हें बता दो। हाँ आप बता दो, वो तो कुछ नहीं बताता। नहीं समझाएगा वो तुम्हें अच्छी तरह से। उसको अगर याद होगा वो इंसिडेंट तो पक्का बताएगा। ठीक है, पूछता हूँ। ठीक? आगे काम करते हैं। अगली रिएक्शन कौन सी कराएं तुम्हें? हाँ,
हम प्रिपरेशन कर रहे थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, है ना, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स चल रहा था और उसके अंदर हम 2 रिएक्शंस कर चुके थे। अब थर्ड रिएक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो, ये भी लाइट्स के अंदर आती है। हाँ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर ही आता है, मतलब इसके अंदर जो भी तुम्हारी सब हेडिंग चल रही थी ये नेक्स्ट सब हेडिंग आ जाएगी, बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हमारा मेटल आयन, मेटल इज सैंडविच्ड बिटवीन, मेटल एटम कह लो या मेटल आयन इज सैंडविच्ड, मुझे स्पेलिंग अच्छी तरह से याद नहीं, फिर भी सैंडविच्ड बिटवीन एन अल्काइल ग्रुप, an alkyl group and a halogen। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक मेटल आयन सैंडविच हो जाता है, मतलब बीच में फंस जाता है, किन 2 ग्रुप्स के बीच में, एक अल्काइल ग्रुप और एक हैलोजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, वेयर R इज एन अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है हमारा यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप, और जो X है यहाँ पे वो होता है हमारा हैलोजन। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, मेटल आयन फंस गया, किसके बीच फंस गया, या सैंडविच हो गया किसके बीच? एक अल्काइल ग्रुप और एक हैलोजन के बीच। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत काम आएगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। अब इसके अंदर ये सैंडविच कंपाउंड नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, RLI, ऑर्गेनोलिथियम। यहाँ हेलोजन नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जरूर है, ऑर्गेनोलिथियम, वेयर R इज एन अल्काइल ग्रुप, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। अगला है गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi, जो CBSE वाले हैं उनके लिए सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही रहेगा, उनके लिए बाकी चीजें मैंडेटरी नहीं है। ऑर्गेनोलिथियम एंड गिलमैन्स रिएजेंट ये उनके सिलेबस में नहीं आते। ठीक, गिलमैन्स रिएजेंट R2CuLi, इसमें भी देखो इसके अंदर भी हैलोजन नहीं है लेकिन अगेन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आता है। बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, जहां पे मेटल के साथ अल्काइल ग्रुप की बॉन्डिंग हो जाए, चाहे वहां हेलोजन है या नहीं है, अगर मेटल के साथ अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल आयन, कौन सा आयन है? मेटल, मैग्नीशियम आयन, यहां पे फिक्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कि मैग्नीशियम आयन इज सैंडविच्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि CBSE में भी है, मेंस में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अवेलेबल है, और भी हैं, ऑर्गेनोलिथियम, गिलमैन्स रिएजेंट या ऑर्गेनोक्यूप्रेट भी बोल देते हैं इसको। गिलमैन्स रिएजेंट को हम कई बार ऑर्गेनोक्यूप्रेट कंपाउंड्स भी बोल देते हैं, ऑर्गेनोक्यूप्रेट। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन तुम्हें पहचानना आना चाहिए। पहचानोगे कैसे? जहां पे एक मेटल और एक अल्काइल ग्रुप की बॉन्डिंग कर दें तो वो हमेशा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अब जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है इसका काम क्या है? हमेशा याद रखना कि जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज ऑलवेज a source of nucleophile,
is always a source of nucleophile. रचित, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, लविंग, न्यूक्लियस लविंग, आर नेगेटिव, न्यूक्लियस लविंग, फाइल मतलब लविंग. ठीक है. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. कौन सा न्यूक्लियोफाइल? आर नेगेटिव. हमेशा याद रखना है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? आर नेगेटिव. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का एक्सटेंसिवली हम यूज करेंगे +2 के अंदर. यहाँ पे जितना हमें चाहिए हम अपनी डिस्कशन वहीं तक लिमिट करेंगे. ठीक, जब चाहिए होगा ज्यादा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन +1 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ज्यादा रोल नहीं है, +2 में बहुत ज्यादा रोल है इनका. तो जितना हमें +1 के लिए चाहिए हम उतना डिस्कस करते हुए चलते हैं. देखो, हमें +1 में अगर कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखता है तो वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है. ये तो चीज क्लियर है हमारे लिए हमेशा ही. ये एक तरह से यूनिवर्सल फैक्ट है कि जब भी तुम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लोगे तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाया करेगा ऑटोमेटिकली. कौन सा न्यूक्लियोफाइल? आर नेगेटिव. ठीक, लेकिन जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. जब भी तुम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करते हो, such compounds must be used in presence of aprotic solvents. Aprotic solvents, ऐसे कंपाउंड्स को तुम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही यूज कर सकते हो. अब ये एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखते, which cannot donate H+. ऐसे सॉल्वेंट्स जो H+ डोनेट नहीं कर सकते, उन्हीं की प्रेजेंस में तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोक्यूप्रेट का असली यूज कर सकते हो. असली यूज. ऐसा नहीं है कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स में हम यूज ही नहीं कर सकते. एप्रोटिक होते हैं जो H+ डोनेट नहीं कर सकते. वहीं पे दूसरी क्लास होती है हमारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट्स की. प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट्स जो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, which can donate H+. दोनों में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, दोनों में ही कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन असली काम वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही करते हैं. यहाँ पे वो कुछ और ही रिएक्शन कर जाते हैं. मतलब यहाँ पे असली काम नहीं हो पाता. प्रोटिक सॉल्वेंट्स में असली काम नहीं करते, वो कुछ बाय साइड रिएक्शन शो कर जाते हैं एक तरह से. ऐसे क्या, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. वैसे थोड़ा सा मैं ज्यादा चला गया लगता है. सिंपल सा है CBSE के लिए कि अल्काइल हैलाइड से हम एल्केन तक जाना है और हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू वो काम कर सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करके हम वो काम कर सकते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी नोन हैं, जैसे ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोक्यूप्रेट कंपाउंड्स. अब इन सब का एक यूनिवर्सल रोल है कि जब भी हम कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेते हैं तो वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, आर नेगेटिव. लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी बिहेव कर सकता है जब एप्रोटिक सॉल्वेंट में इसको यूज किया जाए. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तभी काम कर पाएगा जब एक प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो. कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज nucleophile in presence of aprotic solvents only. प्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं कर सकता. प्रोटिक सॉल्वेंट्स के केस में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा. प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जो H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसे ही ये जनरेट होगा ये फटाफट R नेगेटिव H+ के साथ बॉन्डिंग शो करके RH बना लेगा. तो ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा. ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वाला काम ही नहीं कर पाएगा. ये फटाफट बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ? H+ के साथ, और RH बना लेगा.
अगर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया तो ये फटाफट H+ के साथ बॉन्डिंग शो करके RH बना के स्टेबल हो जाएगा, ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा। कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक क्या समझ आया? बोलो जी। सर एक डाउट है। 2 मिनट आदित्य, पहले जिया से पूछ लें। बोलो जी। सर एक बार फिर से बता दो। बिल्कुल, देखो अभी तो हमने एल्केन बनाया नहीं, अभी हम एल्केन बनाने के रास्ते पे हैं। ठीक, एल्केन बनाने के लिए हमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चाहिए। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर मेटल और अल्काइल आयन का बॉन्ड हो, मेटल और अल्काइल बॉन्डिंग कर रहे हो, बेसिकली आरबी हो अल्काइल ग्रुप और एक मेटल भी हो, कम से कम एक मेटल, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम एक मेटल और एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तब हम उस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट नॉन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारे पास जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तरह का सैंडविच कंपाउंड है, जहां पे जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन इज सैंडविच्ड बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड अ हैलोजन। और भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनोलिथियम, गिलमैन्स रिएजेंट, ऑर्गेनोक्रिप्टेड कंपाउंड्स। ठीक, जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स होते हैं, लेकिन तब तक जब तक उनको एक एप्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जाए। अगर उनको कहां पे यूज किया जाए? एप्रोटिक सॉल्वेंट में। एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जहां पे H+ अवेलेबल नहीं होता मीडियम के अंदर। अगर तुम प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देते हो, एप्रोटिक की जगह प्रोटिक डाल देते हो, प्रोटिक क्या होता है? जहां पे H+ अवेलेबल हो जाता है, तो R नेगेटिव जैसे ही जनरेट होगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से, प्रोटिक सॉल्वेंट से H+ मिल रहा है तो R नेगेटिव H+ के साथ बॉन्डिंग करके RH बना लेगा, वो अपनी असली रिएक्शन मतलब अपना न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं वो हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही यूज करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि R नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे। अगर हम नहीं चाहते कि वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, R नेगेटिव H+ के साथ बॉन्डिंग करके RH बना लेंगे। ओके सर। कोई डाउट? जिया, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। बोलो आदित्य। सर से हमको ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है यही नहीं चाहिए हमको? हाँ, तो अभी हम तो प्रोटिक में ही काम करेंगे ना, ए प्रोटिक का काम हम +2 में करते हैं, यहाँ पे हम फर्दर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का यूज करेंगे। +1 में तो हमें बस यही चाहिए, प्रोटिक वाला। अच्छा ठीक है। अभी करेंगे, उस पे आते हैं। और किसी का कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? देखो, अगर हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा लिमिट करते हुए चलते हैं जितना सिलेबस में है, तो हमें तो एल्केन ही बनाना है, एल्केन मतलब RH, तो हम तो क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे? प्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि हमें बनाना ही एल्केन है, तो H हमें चाहिए ही चाहिए वहां पे, तो हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स में काम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाते कैसे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली होता क्या है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब DE। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हम एक अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और उसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्योंकि हमें एल्केन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कोई भी ऐसा स्पीशी डाल देंगे जहां से हमें H+ मिल जाए, बेसिकली कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल देंगे, और अभी मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। R नेगेटिव
जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा वो फटाफट क्या करेगा, RH बना देगा, मतलब हमारा एल्कीन बन के तैयार हो जाएगा। कोई डाउट? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो CH3Br लिया, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर DE, एक प्रोडक्ट मिला A, उस प्रोडक्ट को मैंने HCl से रिएक्ट कराया और मुझे दो प्रोडक्ट्स मिले B एंड C, फाइंड A, B एंड C। तो देखो इसमें कैसे बना सकते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो क्लियर है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन है, एक अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जो हमारा A होगा दैट विल बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, और यहाँ पे R ग्रुप क्या है, CH3। तो बेसिकली हमारे पास जो A होगा वो क्या बनेगा, CH3MgBr। A में कोई डाउट किसी को? R ग्रुप क्या है यहाँ पे, CH3, तो RMgX बन गया। मैग्नीशियम इंसर्ट हो गया बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन, मैग्नीशियम इज इंसर्टेड बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन। अब होना क्या था कि यहां से हमें R नेगेटिव मिलना था, R नेगेटिव मतलब CH3 नेगेटिव, इसने मुझे CH3 नेगेटिव प्रोवाइड करना था, और अब ये CH3 नेगेटिव आगे रिएक्शन शो करने वाला था। लेकिन जैसे ही हमने HCl देखा, HCl क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो जैसे ही CH3 नेगेटिव इस HCl के कांटेक्ट में आएगा तो एक तो हमें CH4 मिल जाएगा, CH3 नेगेटिव और H+ बॉन्डिंग शो करेंगे और क्या बना देंगे, CH4। तो इसको मैं B बोल सकता हूँ या C बोल सकता हूँ, इन दोनों में से एक प्रोडक्ट तो CH4 होगा ही होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो CH3 नेगेटिव तो निकल गया, यहां से बचा क्या, MgBr+। CH3 नेगेटिव तो निकल गया भाई, देखो यहां से CH3 नेगेटिव निकल गया, तो बाकी क्या बचेगा, MgBr+ ही तो बचेगा। और यहां से देखो H+ तो निकल गया, तो बचा क्या, Cl नेगेटिव। तो अब होगा क्या, जो MgBr+ पड़ा था और जो Cl नेगेटिव पड़ा था वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, MgBrCl। तो मतलब अगर BCH4 है तो C क्या होगा, MgBrCl। कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? कुछ समझ आया? सर सी पार्ट समझ नहीं आया। सी पार्ट नहीं समझ आया। देखो ए तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को ए तक? अर्शिया, आज तुम बार बार म्यूट हो रही हो, क्या हो गया? सर वो ऑडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। समझ आ रहा है अर्शिया? यस फिर तो सर। समझ ही नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ तो आ जा रहा है। ठीक है, तो ए तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सीधी सी रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ए ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना है, मतलब RMgX की फॉर्म में आना है। तो बेसिकली R देख लो क्या है, X देख लो क्या है, और RMgX बना दो। R क्या था हमारा, CH3, और X क्या है यहाँ पे, Br। तो A तो क्लियर हो गया, CH3MgBr बनेगा। अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ R नेगेटिव। क्योंकि R CH3 था हमारा, तो R नेगेटिव क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आया, HCl क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो CH3 नेगेटिव और H+ कंबाइन कर गए होंगे, क्या बना लिया होगा, CH4। तो एक प्रोडक्ट तो तैयार हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, जो बचे हुए आयन है उनकी कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बन रहा होगा। बचा हुआ आयन क्या क्या है ये देख लेते हैं। CH3 यहां से निकल गया, CH3 नेगेटिव यहां से निकल गया, ठीक, तो बचेगा क्या, MgBr+। ऐसे ही करते हैं ना, एक कटायन है तो दूसरा अनायन होता है। अगर अनायन हम बाहर निकाल चुके हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, कटायन ही तो होगा। तो MgBr+ यहां से बचा हुआ है। सिमिलरली H+ यहां से बाहर निकल चुका है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, Cl नेगेटिव। तो एक कटायन मिल चुका है, एक अनायन मिल चुका है, ये भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे, मतलब MgBr+
और Cl नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, आयनिक बॉन्ड, और क्या बनेगा, MgBrCl। तो अगर B हमारा मीथेन था तो C क्या हो जाएगा, MgBrCl। कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का काम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जो हमारा +2 का पहला चैप्टर होगा। इसमें तो कहीं न्यूक्लियोफाइल कुछ कर नहीं ना रहा, क्योंकि वो यहाँ पे तो हम न्यूक्लियोफाइल का यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ तो पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है सर। ठीक, और कोई डाउट? नहीं। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, कुछ एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं इसी के, फिर आगे चलते हैं। कौन कौन वैसे घर से पढ़ के आया था, सच सच बताना। कोई भी नहीं पढ़ा? रिवाइज किया था? चलो बहुत अच्छी रिवाइज बात है। कर सर। सर किया था। सर ठीक। ये रिएजेंट बनाना क्यों है? हाँ, रिएजेंट बनाना क्यों है? सीधा वो नहीं कर सकते, आर हेलोजन प्लस मेटल, मेटल में Mg आ जाएगा। नहीं नहीं, कई बार ऐसे तुम्हें रिएक्शन बता देते हैं ना कि ऐसे बी बताओ, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रीनहार्ड एजेंट की फॉर्मेशन है। अब क्या करें, अगर पूछा है तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पहला एग्जांपल करे थे, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत थोड़ा ना थी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैंने बहुत आसान रखा है। हर एक रिएक्शन अलग अलग है, एक के बाद सीक्वेंस रिएक्शंस नहीं दी। अभी तो रिएजेंट एक ही लिए, उससे मल्टीपल रिएक्शंस बनाएंगे। अभी आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, हम सीक्वेंस में काम करेंगे कि सी से डी बनाऊंगा, अभी तो सी पे रोक दी रिएक्शन, फिर सी से डी बनाया करूंगा, डी से ई बनाया करूंगा। मतलब अगर एक मिस हुआ तो आगे तक कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन अभी हमने इतनी रिएक्शंस की नहीं कि हम इतना आगे तक जा पाए। जितनी रिएक्शंस की हैं उस हिसाब से फाइंड बी सी डी ई एंड एफ। ए तो तुम्हें दे ही दिया है मैंने, फाइंड बी सी डी ई एंड एफ। Also find G। किससे शुरू करें? अर्शिया तुमसे शुरू करते हैं। ई प्रोडक्ट क्या होगा? तो कौन सा? ई वाला। 2 मिनट।
आया आंसर अर्शिया? सर कर ही रही हूँ। आर्यन? सर ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो? निहारिका? मिनट सा करने दो। तन्वी? रुक के जो उसमें मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कल एक फिर रिएक्शन कौन सा कराई था थी ना? कि अगर हम किसी एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो X की जगह H लग जाएगा। बस X की जगह H लगाना था और कुछ नहीं। ये हमने पिछली क्लास में किया था। तो ये प्रोडक्ट बनता, ठीक। 2 मिथाइल प्रोपेन या जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। IBU, आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। IBU तो आइसोब्यूटेन ही रखो इसको, ठीक। आदित्य, F वाला आंसर क्या होगा? F वाला आंसर क्या रहेगा आदित्य? सर ये तो बोला स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया। तो क्या बनेगा? इसमें ZnCl2 नहीं, अगर एक सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐड ही होता है प्रोडक्ट इसमें। पूछा है ना, अगर मैं मतलब एक ही प्रोडक्ट F पूछा है, F प्लस G नहीं पूछा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ F पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट की बात होती है। मेजर प्रोडक्ट मतलब एल्केन, क्योंकि एल्केन कर रहे हैं तो सब तो बाय Cl प्रोडक्ट हट होता के है। H लग जाएगा। हाँ, सेम प्रोडक्ट रहेगा E और F। कल ही तो किया ये, जो E है वही तो F होगा। बस इस रिएक्शन में भी तो क्या होता था, X हट के H लग जाता था, तो Cl हट के H लग गया, तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यही प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट किसी को? अब बी पे आते हैं। ये हमने आज ही किया रिएक्शन कि अगर हम किसी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है। बी हमारा अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। तो आर पार्ट क्या है? ये आर पार्ट है हमारा, हैलोजन का हटा दो, बाकी सारा आर है। तो बेसिकली RMgx बनने वाला है। RMgx मतलब कुछ इस तरह का। यहां तक हमारा आर पार्ट था CH2। अब CH2 के साथ Mg लग जाएगा, उसके साथ Cl लग जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, बी प्रोडक्ट। क्लियर? कोई डाउट? तो फिर से बताना है। देखो, जो हमारा A था वो क्या था, CH3 C CH3 H CH2Cl, यही था ना A, ठीक। अब A की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करनी है, तो R लग ऐसा का ऐसा ही रहेगा। R के साथ क्या लग जाएगा, MgX, Mg और X पहले से लगा हुआ था Cl, तो ये B बन गया। कोई डाउट किसी को? अब ये जो होता है ये हमेशा R नेगेटिव फॉर्म करता है। R नेगेटिव मतलब CH2 नेगेटिव, ये बनना था यहां से। अब जैसे ही वो ETOH के प्रेजेंस में आया होगा, इथेनॉल, ET मतलब इथाइल, OH इथेनॉल, इथेनॉल OH है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाता है तो H प्लस डोनेट हो सकता है, कि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लगाते हैं तो वो H प्लस की फॉर्म में बाहर आ सकता है। तो अगेन H प्लस आ गया, तो क्या बनेगा, H प्लस R नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा, तो इस CH2 नेगेटिव से H प्लस कंबाइन कर गया और क्या बना दिया, CH3, तो ये हमारा C बन गया, ठीक। अब D की बारी। C तक क्लियर है सबको?
ये हमारा C बनेगा। फिर सी में OH नेगेटिव नहीं निकलेगा? नहीं, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। हमेशा याद रखना, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। इथेनॉल इज एन अल्कोहल एसिडिक इन नेचर, मतलब H+ लिबरेट होगा। ठीक, अब DCl बेसिकली HCl का ही एक स्वरूप है एक तरह से। H की जगह D ले लिया, ड्यूट्रियम। तो जहां पे HCl हम लेते थे तो वहां पे हमें H+ मिलता था। अगर मैं DCl लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? D+। तो बेसिकली H+ की जगह क्या आ जाएगा? D+ ज्वाइन कर लेगा, तो CH2 के साथ D लग जाएगा। कोई डाउट? और ये हमारा D वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? ये Yes, क्लियर sir. है सबको? यस सर। अब बात आती है कि जब हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, वाटर से तो हमें पता ही है H+ मिल ही जाता है, तो अगेन जो C वाला प्रोडक्ट था वही मिल जाएगा। H+ के साथ ही तो बॉन्ड बनाना है, तो H+ के साथ जब ये बॉन्डिंग करेगा CH2 नेगेटिव, तो CH3 बन जाएगा। तो ये हमारा G है, विच इज सेम एज दैट ऑफ C। कोई डाउट? कितना आसान था देखो, कितना अच्छा लग रहा है पेज पे बना हुआ, है ना? करो इसे आपका बंद। सुंदर है, कलरफुल है। हाँ, तुम भी कलर पेन लेके आया करो। सर फिर निशांत को लिखने की जानते हो? मतलब बस तुम में से चेंज ही कोई करते निशांत रहते को जानते हैं? निशांत को एक ऐसा, वो भी रचित का भाई जानता होगा, हाँ वो तो जानता ही है। तो वो लेके आता था कलर पेन स्टार्टिंग में, +2 में मेरे पास आया था वो, और +2 के पहले चैप्टर में वो कलर पेन लेके आया था, उसके बाद नहीं कभी लेके आया। तो फेवरेट बन गया वो आपका? नहीं, वो मेरे कारण नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। using HI एंड रेड फॉस्फोरस। ये बहुत खतरनाक रिएजेंट है, HI एंड रेड फॉस्फोरस, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ता। हर एक फंक्शनल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप को। तो बहुत खतरनाक रिएजेंट है ये HI इन कॉम्बिनेशन विद रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड एंड येलो, और भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में 3 ही है, व्हाइट, रेड एंड येलो। तो रेड फॉस्फोरस हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस रिएक्शन में है क्या बेसिकली, अगर हम अल्काइल हैलाइड देते हैं और HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करा दें, तब भी वो RH में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखते चलना। ठीक, अगर हम कोई अल्कोहल लेते हैं ROH और उसको HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करा दें, तब भी वो RH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अल्काइल हैलाइड को भी कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल को भी कन्वर्ट कर रहा है। कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जितने कार्बन पहले थे उतने ही अब रहेंगे। अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसको HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट कराते हैं, तब ये RCH4 बना देते हैं, RCH3। ये कार्बन का भी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मतलब कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन नहीं था तो हट गया, H लग गया। यहाँ पे भी कोई कार्बन नहीं था, हट गया, H लग गया। यहाँ पे कार्बन था तो उस कार्बन का CH3 बना दिया गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं RCHO, तब भी उसका हाइड्रोकार्बन जनरेट कर दिया जाता है। मतलब बहुत ड्रास्टिक रिड्यूसिंग एजेंट है एक तरह का, और काफी अच्छा है। अगर हम कोई एसिड क्लोराइड लेते हैं, बेसिकली कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे और HI रेड फॉस्फोरस दिखे तो कुछ नहीं करना, कार्बन नंबर उतना ही रखो। इसको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं, हम +2 में पढ़ेंगे, COCl।
एसिड क्लोराइड्स। ठीक, तब भी कार्बन दिख रहा है ना बाहर, बस उसका CH3 बना दो अगर HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराई है तो। नॉन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट हम कह सकते हैं एक तरह का नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन सेलेक्टिव क्यों? सेलेक्टिव वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिएक्ट करें, नॉन सेलेक्टिव जो हर एक से रिएक्ट कर जाए। यहाँ पे ये हर एक चीज से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, हर एक से, चाहे वो अल्काइल हैलाइड है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी आए सामने उसका हाइड्रोकार्बन बना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव नहीं है कि ये इससे ही रिएक्ट करेगा, कुछ भी आए उससे रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी ये रखता है। ठीक, कोई डाउट? नो सर। नोट करो इसे। कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल्स करने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ गया? अगर एग्जांपल लिखने हैं तो बस आर की जगह कोई भी पार्ट लेते चलो। जैसे मान लो हम CH3Cl ले लेते हैं, अगर मैं इसको HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराता हूं तो क्या बन जाएगा? CH4। कार्बन नंबर सेम रहेगा, बस उसका हाइड्रोकार्बन जनरेट कर दो। अगर मैं मिथेनॉल ले लेता हूँ या इथेनॉल ले लेता हूँ, CH3CH2OH, इसको HI रेड फास्फोरस से रिएक्ट कराया तो क्या बन जाएगा? इथेन। एसिटिक एसिड ले लेते हैं, इसको HI रेड फास्फोरस से रिएक्ट कराते हैं तब भी इथेन बनेगा। दो ही कार्बन है तो दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन। एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CHO, HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराने पे क्या देगा? इथेन। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम ले सकते हो। एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं, अगेन ऑन रिएक्शन विद HI रेड फास्फोरस गिव्स इथेन। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो कितना आसान हो गया काम। पहले रिएक्शन में, पहले लेक्चर में कितना मुश्किल लग रहा था, आज देखो कितना आसान चल रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा आसान। आसान नहीं लग रहा? ओहो, फिर तो बहुत दिक्कत आएगी आगे। क्या दिक्कत आएगी बताओ? आसान नहीं लग रहा, आ रहा है समझ पर, है तो मुश्किल ही। देखो रिएजेंट्स तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, यहाँ पे रिएजेंट्स का ही खेल बनने वाला है आगे कि कौन ऐसा बच्चा निकलेगा वो जो रिएजेंट्स का रोल याद रख पाएगा। यहाँ पे क्या है, मेन रिएजेंट्स का रोल है। तभी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक चार्ट बनाना शुरू कर दो, या कॉपी पे या एक प्रॉपर चार्ट ले लो और अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो उसे, और सुबह उठ के उसे पढ़ा करो ताकि याद हो जाए। एक तो ये सर सबसे अच्छा नंबर तरीका है। पता नहीं कौन सा कहाँ पे मिक्स ही है, पता नहीं लग रहा कितने कर चुके हैं अभी तक। तो वही तो कह रहा हूँ ना, हर रोज घर जाके पढ़ो इसे, और जितने भी रिएजेंट्स निकलते हैं उस चार्ट पे लिख डालो। अगर काम इकट्ठा करोगे तब कैसे पता चलेगा? एक रिवीजन भी हो जाएगी और चार्ट भी बनता रहेगा। सर से हमेशा यही यूज होता है? मतलब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से चार्ट्स बनते जाएंगे और यही रिएक्शन में यूज होने बाद में। अभी इसके क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम क्वेश्चंस करेंगे और वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे रिएजेंट्स का रोल जिसको याद होगा उसको समझ आएंगे क्वेश्चंस, जिनको रिएजेंट्स ही नहीं याद होंगे उनको कैसे समझ आएगा? फिर वहां पे ऑर्गेनिक मुश्किल लगेगी। ये नहीं समझ आ रहा क्यों? क्योंकि वहां पे रोल ही नहीं याद कि इसने करना क्या था, इसका काम क्या है। जब समझ नहीं आएगी तो अपने आप मुश्किल लगने लगेगी। अगर रिएजेंट्स का रोल याद होगा या चीजें पढ़ी हुई होंगी, थोड़ी दिमाग में होंगी, तो समझ तो आएगा एटलीस्ट। चलो क्वेश्चन नहीं होंगे अपने आप, लेकिन जब मैं कराऊंगा तब तो समझ आएगा ना, तब मेरे नॉर्मल को लगेगा कि चलो ठीक है, नहीं आता था लेकिन समझ तो आया। बताओ। तो मेरे को तो अब तक जितने भी लग रहे हैं यही लग रहा है, सब में बस H एक्स्ट्रा लगा दिया आर के साथ। हाँ, बस हाइड्रोकार्बन जनरेट किया।
H नहीं लगाया। यहाँ पे देखो अभी इस कार्बन नंबर सेम रखा है, बेसिकली कार्बन को कहीं नहीं जाने दे रहे, उसका हाइड्रोकार्बन जनरेट कर रहे हैं, सब कुछ रिमूव करके H लगा रहे हैं उसके। ठीक है। जहां कार्बन नहीं दिख रहा वहां कार्बन नहीं लगा रहे, वहां सिर्फ H लगा रहे हैं। ओके। कोई डाउट किसी को? अगली रिएक्शन की बारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Preparation from aldehydes and ketones। एल्डिहाइड कीटोन से हम एल्केन्स कैसे बना सकते हैं? इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन, देखो नाम तो बहुत सारे जुड़ेंगे ऑर्गेनिक में, और ये नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल हमने एक नेम रिएक्शन की थी, आज दूसरी, तीसरी भी इसके बाद ही आ जाएगी, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, तुम कोई भी एल्डिहाइड ले लो या कोई भी कीटोन ले लो, अगर यहाँ H लगेगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर यहाँ R लगेगा तो वो कीटोन हो जाएगा। ये किया है ना हमने, एल्डिहाइड कीटोन तो पता है। अगर यहाँ H लग गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर R ही लग गया तो वो कीटोन हो जाएगा। RCOR इज कीटोन, whereas RCHO इज एल्डिहाइड। अब क्लीमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स क्या हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स हैं जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम, ठीक, अलॉय होता है एक जिंक और मर्क्यूरी का, जिंक अमलगम या जिंक बलगम, है ना, एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगी और इस कार्बन से ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। कोई डाउट? फॉर तो एग्जाम्पल ये R by H क्या है? R और H कोई भी ग्रुप है, बोलो अर्शिया। सर फिर से समझा दो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यहाँ पे R और H में बड़ी दिक्कत आ रही होगी। देखो मान लो हम ये लेते हैं एसिटाल्डिहाइड और इसकी मैंने रिएक्शन कराई यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। अब तुम्हें याद रखना है कि भाई जब भी ये रिएजेंट्स दिखें जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, मतलब ये क्लीमेंसन रिडक्शन है और इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे रिएक्शन होती है और कहीं पे रिएक्शन नहीं होगी, बस इस C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन होगी। और इस रिएक्शन में होगा क्या, CH3 इस C डबल बॉन्ड O को हम CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल बॉन्ड हट जाता है और वहां 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, जो पहले से लगा हुआ वो वैसा का वैसा ही लगा रहेगा। बेसिकली डबल बॉन्ड O हट गया, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन लग गए। ये रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ भी हो सकती है और यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ भी करा सकते हैं। सेम रिएजेंट्स जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, बस डबल बॉन्ड O हट जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज लगा रहेगा और डबल बॉन्ड O की जगह 2 हाइड्रोजन आके चिपक जाएंगे। कोई डाउट? यस बन गया सर। एल्कीन? सर बोलो तन्वी। यस सर, अगर हमने सर ऑक्सीजन हटाया तो फिर ऑक्सीजन गया कहाँ? ऑक्सीजन गया कहाँ, वो जिंक अमलगम के साथ ही चला जाता है। मतलब यहाँ पे ये मत देखा करो कि बाय प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री पढ़नी है। मेजर प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं हम वही डिस्कस करते हैं। इन केस कोई बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो हम उस सेक्शन में बाय प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते।
ठीक। ओके सर। अब ऐसे तो देखा जाए हमने Cl भी यूज नहीं किया, तो वो क्यों लिया? कोई आंसर नहीं है इन सब चीजों का, मतलब आंसर है भी तो वो बाय प्रोडक्ट्स के अंदर है। बाय प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए, ना ही इसका मैकेनिज्म हमारे +1 सिलेबस में, ना ही मेंस में चाहिए, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सर। अर्शिया क्लियर हो गया अब ये, या अभी भी नहीं? तो हो गया। ठीक, नोट करो फिर। याद रखना, रिएक्शन सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ होगी और किसी फंक्शनल ग्रुप, किसी अनसैचुरेशन से रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ओनली। C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, रिएक्शन कराओगे नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से। C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन हो रही है, एंड दैट टू इन ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड होता है, एस्टर्स में C डबल बॉन्ड O होता है, एसिड क्लोराइड्स में C डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन वहां पे ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती हैं। ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, याद रखना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जब तुम रिएजेंट लिख रहे हो वहीं पे लिख लिया करो कि ये रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, क्या काम है इसका। अब देखो टेबल कैसे बनना चाहिए, एक कॉलम में तुम्हारा रिएजेंट आ जाना चाहिए, सेकंड कॉलम में आना चाहिए फंक्शन। अब इसके फंक्शन में क्या आएगा, कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन, और फिर नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O टू CH। बस जहां पे रिएक्शन हो रही है वो लिखो, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से चार्ट्स बनाओ, पहले कॉलम में आ जाएगा रिएजेंट, सेकंड कॉलम में आ जाएगा फंक्शन, वहां पे एक लाइन लिख दो, कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन, और नीचे ये लिख दो। साइड में थर्ड कॉलम में एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया करो हमेशा, और फोर्थ कॉलम रखो एनी एक्सेप्शन। अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ी, लेकिन आगे जाके रिएक्शन ऐसी आएंगी जहां एक्सेप्शंस होंगी, तो फोर्थ कॉलम में एक्सेप्शंस के लिए जगह रखो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, देखो अपने अपने ऊपर है कैसे बनाना है, मैं तो तुम्हें सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं। लिख लिया? यस सर। अगला है वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसी के अंदर मतलब सब हेडिंग आ जाएगी, सेकंड सब हेडिंग, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये दो साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर है, वुल्फ एंड किश्नर। पूरा नाम मुझे भी नहीं पता आज तक इनका, लेकिन फिर भी इतना पता है कि ये साइंटिस्ट थे। अगेन ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका रिएजेंट क्या है वो देख लेते हैं। इसका जो रिएजेंट है वो है हमारा हाइड्राजीन in presence of a base, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब ऑर्गेनिक में हम कौन कौन से बेस यूज करेंगे, या बेसिकली यहाँ पे हम कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं। जो बेस हम यहाँ पे यूज करा करेंगे वो होगा सबसे पहले KOH एल्कोहलिक। ALC stands for alcoholic, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्कोहल, बेसिकली हम इथेनॉल डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं KOH एल्कोहलिक। तो वो तुम्हें कैसे भी दे सकता है, KOH एल्कोहलिक डायरेक्टली लिख के दे सकता है, KOH प्लस C2H5OH ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए KOH एल्कोहलिक मतलब KOH के अंदर अगर हम एल्कोहल मिक्स कर देते हैं तो वो KOH एल्कोहलिक बन जाता है, एंड इट एक्ट एज अ बेस। दूसरा यहाँ पे जो हम बेस यूज करते हैं दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड आयंस, RONA।
इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड्स। और कुछ भी हो सकता है, एनी अल्काइल ग्रुप। तो नंबर 1 पे हम यूज करते हैं KOH अल्कोहलिक। जनरली तुम्हें KOH अल्कोहलिक ही दिखेगा, कुछ कुछ केसेस में तुम्हें सोडियम एल्कोक्साइड भी दिख सकता है। हिमांशु पांडे में 1-2 क्वेश्चन हैं जहां पे तुम्हें सोडियम एल्कोक्साइड दिया गया है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बाय नेम रिएक्शन नोन है KOH अल्कोहलिक के साथ। हाइड्राजीन क्या होता है? NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं। NH2 सिंगल बॉन्डेड NH2। इसमें भी वही चीज है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ऑन रिएक्शन विद हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक या कोई भी बेस, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और डबल बॉन्ड O की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सेम रिएक्शन, वही सेम एग्जांपल्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम काम है, बस रिएजेंट चेंज हो चुका है। क्लेमेंसन का रिएजेंट कुछ और था, वुल्फ किश्नर का रिएजेंट कुछ और है, काम एक ही है, एल्डिहाइड कीटोन को रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना। अगेन किसी और चीज से रिएक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो एसिड क्लोराइड्स हैं, एस्टर्स हैं, या कोई अनसैचुरेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड आ जाता, ठीक। अगर मैं इस कंपाउंड से वुल्फ किश्नर रिएजेंट रिएक्ट करवाता हूं, मतलब हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो सिर्फ एल्डिहाइड पे रिएक्शन होने वाली है, ये डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। सिर्फ CHO, मतलब जो हमारा एल्डिहाइड वाला पार्ट है, CHO को हम ऐसे तो लिखते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH, सिर्फ रिएक्शन यहां होगी और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक H तो जो इसके पास लगा हुआ था वो तो लगा ही रहेगा, बस जो डबल बॉन्ड O था वो हट जाएगा और डबल बॉन्ड O की जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। कोई डाउट? करो। सर मतलब इस चैप्टर में यही है कि कुछ भी दे देंगे और एक रिएजेंट लिख चैप्टर में देंगे, नहीं, तो हमने ऑर्गेनिक बताना। में ही है। आगे की ऑर्गेनिक यही है, पूरी ऑर्गेनिक ऐसी है। ये असली ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शंस वाली ऑर्गेनिक। अभी तक जो हमने काम किया था वो था बेसिक कंसेप्ट्स। यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं हम लगा रहे, क्योंकि यहाँ कोई कायरल कार्बन जनरेट नहीं हो पा रहा। जैसे ही कोई कायरल कार्बन जनरेट हम करेंगे तो वहां हम स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंट्रोड्यूस करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एल्कीन्स में बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पे हम मैकेनिज्म भी करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्रीज भी करेंगे, वहां पे अच्छा टॉपिक है। एल्केन्स में थोड़ी रट्टे वाली रिएक्शंस काफी हैं, रट्टे वाली इन द सेंस कि तुम्हें रिएजेंट्स दे जाएंगे और तुम्हें प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए, बस कोई मैकेनिज्म नहीं। बहुत कम रिएक्शन है जिनका मैकेनिज्म है एल्केन्स। यही असली ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड रिएजेंट्स, है ना? सर ये लास्ट वाली में एल्कीन तो बना नहीं, तो क्या हो गया? वो तो मैं तुम्हें एल- रिएजेंट का वैसे ही यूज बता रहा हूँ ना। हमने हेडिंग एल्केन की डाली थी, अगर मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेता तो एल्केन बन जाता। वो तो मैं तुम्हें रिएजेंट का यूज बता रहा हूँ कि भाई अगर ये रिएजेंट लोगे तो ये C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा और कहीं पे रिएक्शन नहीं करेगा। साथ साथ लिखना है ना ये भी तो चीजें। ओके। लिख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। हाइड्रोकोरेशन हम करेंगे एल्कीन्स के चैप्टर में, ये टॉपिक हम यहाँ नहीं करेंगे। और ये वाला कर सकते हैं बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
ठीक है, ये करते हैं बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगला मेथड डालो, एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म, अगली हेडिंग डालो बाय डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन by decarboxylation of sodium salts of carboxylic acids. तो ये भी डिफरेंट है ना, हम्म, ये मतलब सब पार्ट तो नहीं है ना? नहीं सब बात नहीं। ठीक है। By decarboxylation of sodium salts of carboxylic acids. ये रिएक्शन तुमने 10th में पढ़ी हुई है, आईसीएससी वालों की पहली रिएक्शन होती थी। सीबीएसई में मुझे नहीं पता, आईसीएससी की पहली रिएक्शन होती थी एल्कीन्स के प्रिपरेशन की, लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। इसको तब हम बाय नेम पढ़ते थे, मतलब बाय नेम नहीं, लैब मेथड पढ़ते थे, लेबोरेटरी मेथड फॉर एल्कीन्स प्रिपरेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, RCOONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम रिएक्ट कराते थे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और हाई टेम्परेचर पे हीट करते थे, या हीट लिख दो सिर्फ, इसका भी टेम्परेचर नियर अबाउट 200-300 के आसपास रहता था, ठीक, लेकिन हम हीट लिख देते हैं, टेम्परेचर इसके लिए भी 200 के आसपास सही होता है। अब इसके अंदर हमने कैसे याद किया था, वहां पे सेम हमने यहाँ पे याद करना है। ये पूरा ग्रुप निकल जाता था और R के साथ H लग जाता था, याद है, और जो बाय प्रोडक्ट है इसके केस में वो बनता था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। याद आया किसी को? यशी का याद आया? ये अभी अभी मैं 10th क्लास में करा के हटा हूं, ये संडे को। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन्स बनाना, वहां पे हम क्वेश्चन भी करते थे कि भाई अगर हमें मीथेन बनाना है तो हम इस रिएक्शन में मीथेन बनाने के लिए कौन सा सोडियम सॉल्ट यूज करें। इसी रिएक्शन से बनाना है तो कौन सा सोडियम सॉल्ट यूज करें। तो देखो फिर हम कहते थे कि भाई अगर हमने मीथेन बनाना है तो R को मिथाइल ग्रुप ले लो, मीथेन बनाना है तो मिथाइल ग्रुप ले लो, बाकी एज इट इज लगा दो, मिथाइल ग्रुप ले लिया और COONA इसके साथ लगा दो। अब जब रिएक्शन होगी तो ये पार्ट अलग हो जाएगा इससे और इसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा तो CH4 बन जाएगा। यही तो हो रहा है, R के साथ He तो लग रहा है। अगर मीथेन बनाना है तो मिथाइल ग्रुप ले लो यहाँ पे। अगर यहाँ पे मान लो मुझे इथेन बनाना होता, C2H6 इथेन, तो मैं क्या करता, R को इथाइल ग्रुप ले लेता, इथाइल ग्रुप मतलब C2H5 COONA। कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? अगर तुम्हें इथेन बनाना है तो यहाँ इथाइल ग्रुप ले लो, अगर मीथेन बनाना है तो यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लो और NaOH CaO और हीट यूज करो और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या था, कोई बताएगा? इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। ठीक, सोडियम इथेनोएट। और नीचे वाले में 3 कार्बन है इसीलिए हम उसको बोलते हैं सोडियम प्रोपेनोएट। कोई डाउट? नो सर। लिखो इसे, कितना आसान है देखो। सर बाय प्रोडक्ट से सर याद फिर करना से है। समझाना। देखो इसके अंदर बाय प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान में रख लेना, Na2CO3
अगर लिखना पड़ जाता है कभी। रिएक्शन दोबारा से समझ लेते हैं। देखो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं और हीट कर देते हैं। तो बेसिकली जब भी तुम्हें सोडियम सॉल्ट दिखे साथ में NaOH हो तो ये रिएक्शन हो रही है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, R को H के साथ कंबाइन कर देते हैं और इस पूरे ग्रुप को NaOH के साथ कंबाइन करते हुए Na2CO3 बना देते हैं। इस पूरे ग्रुप को क्या बना देते हैं, Na2CO3। तो बेसिकली तुम्हें याद रखना है कि R के साथ H लग जाएगा, यहाँ पे कार्बन कम होगा। जब भी मतलब अगर रिएक्टेंट में 3 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में 2 ही मिलेंगे। अगर रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में 1 ही मिलेगा। जहां पे कार्बन कम हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। तो बेसिकली ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। स्टेप डाउन रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कम हो रहा है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। बस R के साथ H लगाना है। मान लो जैसे मैंने सोडियम इथेनोएट लिया तो CH3 के साथ H लग जाएगा तो CH4 बन जाएगा। C2H5 के साथ H लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। या वाइस वर्सा कह लो, अगर तुम्हें मीथेन बनाना है तो R को मिथाइल ग्रुप रख लो और सोडियम इथेनोएट बन जाएगा। ये CO मैंने तो लगाना ही पड़ेगा इनमें हमेशा ही। ठीक, अगर इथेन बनाना है तो R को क्या रख लो, मिथाइल ग्रुप रख लो और प्रोडक्ट बना दो। क्लियर या नहीं? सर स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पे फाइनली जितने कार्बन्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू द कार्बन्स जो इनिशियली रिएक्टेंट में होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में जो कार्बन्स होंगे उनका नंबर कम होगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। सर कैसे, वो तो C2 है, वहां भी C2 ही है लास्ट रिएक्शन में, तो सेम नहीं हुआ? यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे 1, ये भी तो है, 3 है ना टोटल। अच्छा हाँ 3 हो गए, तो यहाँ पे कितने वहां भी तो नहीं हुए C2 टोटल? और टोटल अच्छा एक मॉलिक्यूल में, इस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है टोटल? एक मॉलिक्यूल में 3। यहाँ पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जहाँ पे 3 कार्बन है, या तो 2 है या 1 है। तो स्टेप डाउन, नंबर ऑफ एटम्स तो ओके कंजर्व्ड रहेंगे ही रहेंगे। 3 है यहाँ पे है तो टोटल तो यहाँ पे 3 मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3 तो नहीं है, या तो 2 है या 1 है, कम हुए। तो स्टेप डाउन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 थे। स्टेप अप होता है जिसमें कार्बन बढ़ जाए, स्टेप डाउन होता है जिसमें कार्बन कम हो जाए। कोई डाउट? ओके सर। कर लिया यहाँ तक नोट? किसी को कोई डाउट? सर स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप क्या होता है? स्टेप अप होता है जिसमें कार्बन बढ़ जाते हैं, कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। मतलब उसके लिए 3 होने चाहिए कि 4 होने चाहिए? 3 से 4 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 3 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब कितने ज्यादा हो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। ज्यादा हो जाए तो स्टेप अप, कम हो जाए तो स्टेप डाउन। कितने कम हो उस पर भी अगेन कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी कम हो सकते हैं। ओके। कोई डाउट? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? नो डाउट सर। ठीक है, आगे काम करते हैं फिर। हेडिंग डालो, वुड्स रिएक्शन। अगला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय नेम, जिसका मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में है लेकिन आज तक पूछा नहीं किसी भी पेपर में। इस चैप्टर में जितने भी मैकेनिज्म सब बेकार है, मतलब एक तरह से काफी हद तक मैं कहूँ तो, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन हैं। एल्कीन्स के मैकेनिज्म काफी काम के हैं, वही पेपर में पूछा जाता है। एल्कीन्स का कोई मैकेनिज्म
मतलब नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर है कि तुमसे कोई एल्केन का मैकेनिज्म पूछ लिया जाए, बहुत रेयर। ठीक, वुड्स रिएक्शन किस किस को याद है? ये रिएक्शन सबने की हुई है 10th में। दिव्यांश याद है? सर बस नाम याद है, रिएक्शन भूल गया। नाम याद है, रिएक्शन भूल गए? ओहो, कैसे याद रहेगी, 1 साल तो ही गया है ना। और कोई? यशिका, सीबीएसई में होती थी ये या नहीं? नो सर सर। नाम नहीं था ये, नाम देखा हुआ है ना, मतलब होती थी। नहीं नाम नहीं। नहीं था। नाम नहीं था? अच्छा, आईसीएसई में तो नाम भी था, देखो। मैं पढ़ा हुआ है पर याद नहीं है। चलो अब मैं याद दिलाता हूँ कि क्या होता था इसके अंदर। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये एक तरह की कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन फॉर अल्काइल हलाइड्स। ये एक कपलिंग रिएक्शन है किसके लिए? अल्काइल हलाइड्स के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, हम अल्काइल हलाइड लेते हैं 2 मोल। यहाँ मैंडेटरी है कि 2 मोल लेना पड़ेगा, उसके बिना रिएक्शन नहीं होती है। 2 मोल अल्काइल हलाइड लेते हैं, उसको 2 मोल सोडियम से ही रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कपलिंग हो जाती है, आर आर के साथ जुड़ जाता है और NaX के साथ जुड़ जाता है, अगेन 2 मोल NaX बन जाता है। आर आर के साथ जुड़ जाता है और NaX ले जाता है, NaX बना लेता है। कोई डाउट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 मोल मिथाइल क्लोराइड लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आर आर के साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ जुड़ जाएगा और 2 मोल NaCl मिल जाएगा। तो डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। 1 मिनट सर, हाँ बोलो बोलो। वो फिर इसमें वो नहीं बनता होता था ऑर्गन मेटालिक कंपाउंड? ना ना ना, यहाँ पे मैग्नीशियम का है, यहाँ तो सोडियम है। सोडियम का नहीं होता कोई? सोडियम भी तो ना, आ सकता है CH3 नहीं NaCl। आता, नहीं आता। और सोडियम अगर का यहाँ पे कोई अगर ऑर्गेनोमेटालिक मैं कंपाउंड नहीं है। अगर मैग्नीशियम होता तो फिर वो रिएजेंट बनता। हाँ, अगर हम मैं यही रिएक्शन देखो, अगर मैं CH3Cl की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराता तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता, CH3MgCl। तब वुड्स रिएक्शन ना होती, वुड्स रिएक्शन सोडियम के साथ होती, ओनली ठीक है। सोडियम। सोडियम की जगह पोटेशियम ले सकते हो, लेकिन हम लेते सोडियम ही। कोई डाउट यहां तक? अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी सोच होती है मैकेनिज्म को लेके। इसके मैकेनिज्म को लेके भी 2 थ्योरीज प्रपोज हैं। कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये आयनिक मैकेनिज्म से चलता है, जबकि कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। तो हम दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मैकेनिज्म मैं डिस्कस करवा रहा हूं तुम्हें, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखो, समझो, भूल जाओ। ठीक, सीबीएसई में 100% नहीं पूछेंगे, मेंस में तो हमें मैकेनिज्म वैसे ही नहीं चाहिए होता। जो पॉइंट चाहिए मैकेनिज्म में वो मैं तुम्हें नोट करवा दूंगा, टेंशन मत लो।
ठीक, जब मैकेनिज्म करेंगे अभी तो मैं तुम्हें वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे कि मैकेनिज्म का क्या रोल था। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखें तो एग्जांपल लेके चलते हैं। CH3Cl ले लेते हैं 2 मोल, और 2 मोल सोडियम ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर, और CH3 मिल जाएगा प्लस NaCl। मान लो मुझे इसमें ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ही है, इसका मैकेनिज्म प्रपोज करना है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से ये कैसे चलेगी। तो देखो अगेन ड्राई ईथर तो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो वो मैकेनिज्म में कभी पार्ट नहीं लेता ड्राई ईथर, हमेशा याद रखना। ड्राई ईथर मैकेनिज्म में कोई रोल नहीं करता, ये एक तरह का सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, ईथर्स बेसिकली ROR पोलर होते हैं लेकिन एप्रोटिक होते हैं, यहाँ पे कोई भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं होता। पोलर तो है क्योंकि ऑक्सीजन है, पोलर बॉन्ड्स है, पोलैरिटी तो है लेकिन एप्रोटिक है, H+ डोनेट नहीं कर सकते, इसीलिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये एक तरह का सॉल्वेंट, ये मैकेनिज्म में नहीं आता। ठीक, कोई भी ले तो सकते हैं हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ट्राई इसमें ईथर हो। ईथर ही लेते हैं, डाईथाइल ईथर या ड्राई ईथर या डाईथाइल ईथर, ईथर से लेते हैं बेसिकली, कोई भी ईथर ले लो। सर जब कोई काम ही नहीं है ईथर के लिए- मैकेनिज्म में, हाँ, फिर ईथर लेनी है। ईथर ही क्यों लिया, यस सर, इसमें जब आ जाते हैं, काम पहले इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम यहाँ पे ईथर क्यों लेते हैं और कोई सॉल्वेंट क्यों नहीं, ड्राई ईथर ही क्यों पर्टिकुलरली, कि व्हाई ड्राई ईथर इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, और कुछ क्यों नहीं, या इसका सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है, वो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि ड्राई ईथर का यहाँ रोल क्या है। कोई बताएगा? आर्यन क्या लगता है, गेस करो, देखो वैसे तो पता है कि तुम्हें नहीं पता होगा, फिर भी क्या हो सकता है ड्राई ईथर का यहाँ पे रोल। अगर थोड़ा सा रिएक्शन को ध्यान से देखो तो, और थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दो, ड्राई ईथर, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। सर कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, नहीं, रिएक्शन को सॉल्वेंट आगे है, सॉल्वेंट है कैटलिस्ट, लेकिन क्या रोल हो सकता है इस सॉल्वेंट का, पर्टिकुलरली यही क्यों? निहारिका, देखो जो हमारा ये जो सोडियम हम यहाँ यूज करते हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक मेटल है, ये पानी में जाते ही आग पकड़ लेता है, याद है ये सब तो, ये जो सोडियम है ये आग पकड़ता है पानी में जाने पे। अगर जिस वेसल में तुम रिएक्शन करा रहे हो वहां पे हल्का सा भी पानी हुआ तो वहां पे आग लगने के पूरे पूरे चांसेस है, इसीलिए हम ये रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर क्या करता है, अगर हल्का सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बेस्ट ड्राइंग एजेंट्स में से एक होता है ड्राई ईथर, ये मॉइस्चर आने ही नहीं देता रिएक्शन में, तो मॉइस्चर नहीं आने देगा तो सोडियम से हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं इस मेटल को, और इसको यूज कर सकते हैं इन अवर रिएक्शन। तो ये इसका रोल है, रोल ऑफ ड्राई ईथर इन दिस रिएक्शन। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर प्रेजेंट इन द रिएक्शन इफ एनी। वैसे तो हमारी ही ध्यान मतलब हमें देना चाहिए कि मॉइस्चर ना हो, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा एक आधी बूंद आ भी गई तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर present in the reaction and provides anhydrous media to carry out the reaction, with sodium. Good doubt? Clear है ये? यस सर।
अब हम आते हैं इस मैकेनिज्म पे। देखो ड्राई ईथर का तो कोई मेन रोल है नहीं, मतलब मेन रोल है लेकिन मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि वहां तो ये कुछ और ही काम कर रहा है। अब हम सोडियम पे आते हैं। सोडियम अगेन एक मेटल है। मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ऊपर से हमने 2 मोल सोडियम यूज किया पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से, तो 2 मोल सोडियम क्या करेंगे? 2 मोल सोडियम आयंस की जनरेशन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। हर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऐसे देखो, एक सोडियम अगर मैं लेता तो एक Na+ मिल जाता, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता। ऐसे ही होता है ना, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब अगर मैं एक की जगह 2 सोडियम ले रहा हूं तो 2 ही सोडियम आयन मिलेंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कोई डाउट? नो सर। अगेन हमारा हेलोजन फिर से बहुत लालची होता है थोड़ा सा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हेलोजन निकल लेगा यहां से। हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन देखते ही अपना बॉन्ड तोड़ देना है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पिछले स्टेप में मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाया था, या चलो यहाँ पे भी समझा देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये अपना होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा और क्या जनरेट करेगा? फ्री रेडिकल्स, CH3 फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होता है ये अगले स्टेप में जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है और क्लोराइड आयन जनरेट करता है। विदाउट 2 क्लोराइड आयंस हमने यहाँ पे ये 2 मोल लिया था, तो इसके भी 2 मोल मिलेंगे, इसके भी 2 मोल मिलेंगे। विदाउट स्टार्टिंग में देखो हम CH3Cl कितना लेते हैं? 2 मोल। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें लिखवाया कि हमें यहाँ 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो 2 मोल हमने लिए, 2 मोल क्लोरीन फ्री रेडिकल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। दोबारा समझो इस चीज को, देखो 2 वाला कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वैसे तो नहीं आएगी अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए होंगे इलेक्शन में तो इसने अपना बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया होगा होमोलिटिकली। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा CH3 फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। लेकिन हमने कितने मोल लिए? 2 मोल। तो जब मैं 2 मोल CH3Cl लूंगा तो वहां से मुझे 2 मोल मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा along with 2 moles of chlorine free radical. Without नो सर। अब ये जो 2 मोल क्लोरीन फ्री रेडिकल बने, अगर हम पहले 1 मोल की बात करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन जनरेट करेगा इन द थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये 1 मोल की बात हो गई। क्योंकि हमारे पास 2 मोल क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुए थे तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 क्लोराइड आयंस जनरेट करेंगे। क्लियर? अब अगर हम ध्यान से देखें इस स्टेप में, हमारे पास 2 मोल ही सोडियम आयन जनरेट हो चुके हैं, 2 मोल ही क्लोराइड आयन जनरेट हो चुके हैं। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मुझे 2 मोल NaCl मिल जाएगा बड़े आराम से। Na+ + Cl नेगेटिव गिव्स NaCl, ऐसे ही होता है ना, Na+ + Cl नेगेटिव्स गिव्स NaCl। तो एक एक मोल से 1 मोल NaCl मिलता है। अगर मैं 2 मोल लूंगा तो मुझे 2 मोल NaCl मिल जाएगा। क्लियर? अब रह क्या गया? ये रह गए फ्री रेडिकल्स। अब क्या होगा लास्ट स्टेप में? हमारे पास 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं। हमारे पास क्या है? 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये मिथाइल फ्री रेडिकल और ये मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग शो करेंगे और इथेन की जनरेशन हो जाएगी। कोई डाउट? क्योंकि 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स, बोलो बोलो क्या हुआ? 5th स्टेप वापस समझा दो।
देखो हमारे पास 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स ही बचे थे, बाकी सब कुछ तो हम यूज कर चुके थे। तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? मिथाइल फ्री रेडिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर में रहता है। जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं? क्योंकि इनकी सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और होती है, शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं बाय 1 बॉन्ड। ठीक, तो इस फ्री रेडिकल को भी 1 बॉन्ड बनाना था, इस फ्री रेडिकल को भी 1 बॉन्ड बनाना था। तो ये आपस में ही समझौता कर लेते हैं और अपने आप में एक बॉन्डिंग कर ले, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। कोई डाउट? नो सर, समझ आ गया। तो ये है पहला मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सिंपल सा है वैसे, देखो सब कुछ पुराने जैसे सही मेलजोल है, थोड़ा सा स्टेप आगे जाके चेंज हो जाता है हल्का सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज सर किए। लास्ट में दिखाना। हाँ बिल्कुल, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हुए फिर से क्लोरीन मतलब वही इलेक्ट्रॉन के लालच में आया, अपना बॉन्ड तोड़ा और जाके इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। वहां से NaCl तो जनरेट हो गया। फिर मिथाइल फ्री रेडिकल्स बचे थे, हर एक मिथाइल फ्री रेडिकल को एक एक बॉन्ड बनाना था, इसको भी एक बॉन्ड, इसको भी एक बॉन्ड। तो उन्होंने आपस में समझौता किया और एक बॉन्ड बना लिया और इथेन की जनरेशन हुई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कपलिंग हुई, दोनों कपल हो गए, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कोई डाउट? नोट करो। अगर किसी को कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो बता दो, दोबारा समझा देते हैं। सर नोट कर लिया। कर लिया नोट सबने? अच्छा ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को देख के यहां से क्या कंक्लूड किया जा सकता है वो देखते हैं, जो हमें मेन पॉइंट चाहिए यहां से। इस मैकेनिज्म से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जब हम रिएक्शन कराते हैं कोई भी RX की, अल्काइल हैलाइड की वुड्स रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि वहां पे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? R फ्री रेडिकल्स। सबसे पहले RX कन्वर्ट होगा इन R फ्री रेडिकल, फिर R फ्री रेडिकल आपस में बॉन्डिंग करके RR बनाता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है बस, और कुछ नहीं। इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? R फ्री रेडिकल्स आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद मैकेनिज्म यही है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म बहुत कम फॉलो किया जाता है। तो हम जो भी रिएक्शंस करेंगे वो इसी मैकेनिज्म के हिसाब से करेंगे वुड्स रिएक्शन की, कि भी पहले R फ्री रेडिकल जनरेट किया करेंगे, उसके बाद हम बॉन्डिंग करके RR बना लिया। तो ये कंक्लूजन वापस समझा सकते हो? देखो इस मैकेनिज्म में हमने फाइनली देखा क्या है कि सब कुछ कर करा के फ्री रेडिकल जनरेट होता है और ये प्रोडक्ट इस फ्री रेडिकल से बनता है। तो इस फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं? दे आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? R फ्री रेडिकल। पहले इन सब की आपस में रिएक्शन होगी और R फ्री रेडिकल बनेगा, फिर R फ्री रेडिकल और दूसरा R फ्री रेडिकल रिएक्ट करके RR बना लिया करेगा। बेसिकली हमें 2 R फ्री रेडिकल्स चाहिए कहीं से भी। जब 2 R फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे तो वो आपस में बॉन्ड करके हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जनरेट कर दिया। ओके सर। ठीक,
दूसरा कंक्लूजन जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस रिएक्शन। ओनली symmetrical alkanes and that too with even number of carbons. With even number of carbons can be obtained by this reaction. ये समझा सकता है कोई बच्चा? ये दूसरा कंक्लूजन है जो हम यहां से निकाल सकते हैं। पहला तो हमने चलो रिएक्शन के हिसाब से देख लिया। इसी मैकेनिज्म से हम एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट में सिमेट्रिकल एल्केन्स ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं एंड दैट टू विद इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। बोलो आदित्य। सर क्योंकि ये आरसी रेडिकल्स दो होते हैं ना, तो वो जब बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें सिमेट्री आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा आर रेडिकल से जनरेट करेगा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेजेस हुआ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ करेगा, हमेशा ही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ करेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल एल्केन मिल सकता है। जैसे अभी अभी हमने देखा, अगर हम CH3Cl लेते हैं और सेम रिएक्शन कराते हैं, मतलब सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, तो हमें इथेन मिल रहा था। तो यहाँ पे देखो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमें सिमेट्रिकल एल्केन्स ऑब्टेन हुआ करेंगे और हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हुआ करेंगे। अगर तुम स्टार्टिंग में एक कार्बन भी ले रहे हो तब भी वो डबल हो जाया करेगा और दो बन जाया करेंगे। अगर तुम स्टार्टिंग में दो ले रहे हो तब भी डबल होगा, चार बन जाएंगे। तो हमेशा ही प्रोडक्ट में कितने कार्बन हुआ करेंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन हुआ करेंगे। कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है ये चीजें? करो इसे ना। सर ये एक के दो कैसे बन गए? कपलिंग हुई ना सर तो उसके लिए यहाँ मैकेनिज्म पे क्या कहता है? मैकेनिज्म ये होने कहता है कि भाई यहाँ पे पहले CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हुए होंगे, दो फ्री रेडिकल्स। सर दो कैसे होंगे जब रिएक्टेंट में एक लिया है? मैंने कहा था इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स। अच्छा अमाउंट्स ठीक है, कभी भी मेंशन नहीं होंगी। ओके सर। तुम्हें खुद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ 2 मोल चाहिए होते हैं। और किसी को कोई डाउट? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि और कोई डाउट होगा फिर भी। ठीक है, तो यही 2 कंक्लूजन हम यहाँ से निकालेंगे। अभी हम अगले मैकेनिज्म पे चलते हैं, इसका आयनिक मैकेनिज्म, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, पहले दूसरा मैकेनिज्म डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हेडिंग डालो आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। आयनिक मैकेनिज्म भी लगभग सेम सा ही है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। देखो, आयनिक मैकेनिज्म क्या कहता है कि भाई वही 2 मोल सोडियम से मैं वही रिएक्शन लेके चल रहा हूँ जो पहले ली थी, उसी का मैकेनिज्म बना रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में 2 मोल सोडियम आएंगे और 2 मोल सोडियम आयन जनरेट कर जाएंगे जैसे पहले हुआ था, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अगेन जैसे पहले हुआ था सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के आते ही जो हैलोजन है हमारा वो थोड़ा सा लालची हो गया और उसने ये बॉन्डिंग तोड़ दी।
यहाँ पे 1 मोल लो, इस मैकेनिज्म में यहाँ पे 1 मोल चाहिए, मतलब ओवरऑल 2 चाहिए, लेकिन इस स्टेप में 1 ही मोल चाहिए। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या होता है, 1 मोल CH3Cl आता है, 1 मोल, और वो हमें 1 मोल मिथाइल फ्री रेडिकल और 1 मोल क्लोराइड फ्री रेडिकल जनरेट करके दे जाता है। यहाँ चेंज आ गए, पिछली बार हमने 2 मोल इकट्ठे यूज किए थे, यहाँ पे पहला मोल यूज हो चुका है, दूसरा मोल अभी होना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जब क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, 1 ही मोल जनरेट हुआ, तो वो 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा और क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जो CH3 बना था। चौथा स्टेप क्या कहता है कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन Cl ले गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, जो CH3 फ्री रेडिकल बनाए। कोई डाउट? नो सर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है चीज। फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या है, हमारे पास CH3 नेगेटिव जनरेट हो चुका है, क्या CH3 नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? क्या ये एक न्यूक्लियोफाइल है या नहीं? आर्यन, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? यस सर। बिल्कुल है, एवरी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो ये क्या करेगा, अब दूसरे मोल की बारी आ गई। 1 मोल तो हमने यूज कर लिया था मिथाइल क्लोराइड, अब दूसरा मोल मिथाइल क्लोराइड आता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और थोड़ा सा अगर याद हो तो पहले भी हमने ऐसा किया है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जाके अटैक कर देगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक होगा, मतलब अटैक करना मतलब न्यूक्लियोफाइल जाके इसके ऊपर बॉन्ड बनाने लगेगा। जैसे ही ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बनाएगा, इसको अपना पुराना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और वो कौन सा बॉन्ड होगा, क्लोरीन वाला। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ही उस नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की टेंडेंसी रखता है और हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बाहर निकले या क्लोरीन, ऐसा एटम बाहर निकालना है जो उस नेगेटिव चार्ज को इजीली हैंडल कर पाए। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा, छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में नहीं आता है। क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, वो बड़े आराम से उससे नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर पाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इस CH3 ने जाके इस CH3 से बॉन्ड बना लिया और उसका एक पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, Cl नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। इस स्टेप को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने जाके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए मैं इस स्टेप को बोलूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल गया और जाके क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसकी जगह खुद लग गया। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर ध्यान से देखो, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो जनरेट हो चुका है, मेन प्रोडक्ट तो इस रिएक्शन का यही था, इथेन, वो तो जनरेट हो गया। एक Cl नेगेटिव यहां मिला था, यानी ये नीचे बना हुआ है, एक Cl नेगेटिव यहां मिला था, एक Cl नेगेटिव यहां मिला। ठीक, तो लास्ट स्टेप में हमारे 2 Na प्लस पड़े थे और 2 Cl नेगेटिव जनरेट हो चुके हैं, वो दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, 2 मोल NaCl। पूरा हो गया मैकेनिज्म। कोई डाउट? नो डाउट सर। करो इसे नोट। कोई डाउट है तो पूछ लो, वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिर भी। नो डाउट सर। यशिका, 10th में क्या हुआ आदित्य? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 10th में कितनी आसान सी रिएक्शन होती थी ना, और कहाँ पहुंच गए मैकेनिज्म्स में। 10th में कभी सोचा भी नहीं होगा कि रिएक्शन ऐसे चलती है।
मैकेनिज्म क्या है, अगेन वही स्टेप बाय स्टेप हम देखें कि रिएक्शन हुई कैसे होगी। बस आज यही रिएक्शन करेंगे, आज आगे नहीं करेंगे ज़्यादा, इसको खत्म कर देंगे बस। कितना टाइम हुआ है? 8:04 सर टाइम हो गया। कोई बात नहीं, हुआ टाइम, ये तो खत्म नहीं हुई लेकिन रिएक्शन। कितनी रहती है? नेगेटिव कहाँ से है? पार्शियल नेगेटिव कहाँ से आया? ये नहीं सर, हमारे दो बेसिक कंसेप्ट से। सर दो हाँ? Cl नेगेटिव कहाँ से आए नीचे? नंबर 1, नंबर 2। ऊपर वाला दिखा नहीं। रिएक्शन तो तकरीबन आधे घंटे की रहती है अभी। अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसी बहाने तुम लोग पढ़ के भी आओगे, या भी कर दें खत्म। मैं तो फ्री हूँ, देखो तुम लोग देखो अगर फ्री हो। इम्पोर्टेंट कौन सा है, पहले वाला ये वाला? नहीं, पहले वाला, पहले वाला। यहाँ से हम कुछ नहीं कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले, जो करने था पहले वाले से कर चुके। ठीक है। ठीक, बाकी तुम लोग डिसाइड कर लो। चलो अगली क्लास में करते हैं आगे इसको कंटिन्यू। अगर फ्री हो तो बता दो, आधा घंटा लगेगा, 8:30 तक फ्री हो जाओगे। नहीं है सर फ्री। सर खाना नहीं है? खाने जाना है। हाँ, बिल्कुल जाओ, कम से कम इसी बहाने पढ़ के तो आओगे। अगली क्लास में इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा सा पढ़ के आना, कोई नई रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी पहले। ठीक, ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।